हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है साम निराम दोष। यहाँ से एक दो बार 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बेसिक सी जो है इनकी डेफिनेशन है, आपकी पहले पढ़ी भी हुई है काफ़ी सारी। बस कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको नई देखने को मिलेंगी, बाकी पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पढ़ा हुआ है डे वन से। और अभी तक आज तक हम जो भी पढ़ रहे हैं या थोड़े दिन और भी पढ़ेंगे, सारी की सारी रिपीट हो रही हैं चीज़ें जो फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो। कुछ भी नया नहीं चल रहा है, ठीक है। तो केवल ये मान लीजिए आपका रिवीजन ही चल रहा है। तो टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। टॉपिक है आपका साम निराम दोष। साम निराम दोष से आप क्या समझते हो? साम का मतलब कि अगर कोई भी दोष, चाहे वो वात पित्त कफ कोई भी तीनों में से हो या कोई भी दूष्य हो, अगर वो आम युक्त है तो आप उसको साम बोलोगे। और अगर वो आम युक्त नहीं है तो दोष कौन सा कहलाएगा? निराम। क्लियर है? साम और निराम की बेसिक सा जो सिंपल मतलब है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोष आम युक्त है तो उनको हम साम कहते हैं, और आम युक्त नहीं है तो वो निराम कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आम की डेफिनेशन की। परिभाषा क्या है सबको याद होगी, टिप्स पे रखी हुई होगी ये तो। ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपचितम दुष्टम आमाशय गतम रस आमम प्रचक्षते। मतलब क्या है कि अगर जब भी ऊष्मा का बल कम हो जाता है, ऊष्मा जठराग्नि कम हो गई मान लीजिए, तो जठराग्नि कम होगी तो बाकी की जो भी धातुओं की अग्नि है उनको भी क्या कर देगी? वो कम कर देगी, क्योंकि सभी को इनिशिएट कौन करती है? जठराग्नि करती है। तो जो भी आपने आहार किया है, जो भी रोगी आहार करेगा उसका डाइजेशन नहीं होगा। और क्या होगा? जो आहार के बाद जो पहली धातु बनती है रस धातु, वो पूरी तरीके से पक्व न बन करके अपक्व रहेगी। और वो जो अपक्व रस धातु है उसी को ही हम वन वर्ड में आम कहते हैं। क्लियर है? अपक्व रस धातु को आप क्या बोलोगे? आम बोलोगे। तो धातु अग्नि के अल्प बल से अपक्व व वात आदि दोषों से दूषित आमाशय गत आद्य रस धातु को हम क्या कहते हैं? आम कहते हैं। क्लियर है बात? दूसरी इसकी एक डेफिनेशन और आती है, अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इत्यादि दीहते। ये जो दूसरी जो डेफिनेशन है वो आम के लक्षण है। आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि आम के लक्षण बताइए, अगर शरीर में आम है तो कैसे कैसी दिखाई देगी वो? तो अविपक्व, जिसका पाचन नहीं हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आए, और कैसा हो वो? आम कैसी होती है? पिच्छिल होती है। और सभी गात्रों में क्या हो जाता है? गात्र साध हो जाएगा। अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो माधव निदान के अकॉर्डिंग क्या है? आम है। क्लियर है बात? अर्थात आम वह सभी असामान्य पदार्थ है जो सामान्य रूप से स्वस्थ शरीर में नहीं बनते। अब सुनना ध्यान से, आम ऐसा नहीं है कि हर किसी की बॉडी में बनेगा, आपकी में मेरी में नहीं। हर किसी की बॉडी में नहीं बनता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो स्वस्थ है, रोगी नहीं है, तो उसके शरीर में आम नहीं बनेगा। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में आम को क्या कह सकते हो? फॉरेन मटेरियल या फॉरेन बॉडी, क्योंकि ये किसके बॉडी में पाया जाएगा? आपको पेशेंट की बॉडी में। ठीक है? तो क्या है? ये असामान्य पदार्थ है जो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन में फॉर्म नहीं होते, स्वस्थ के शरीर में ये नहीं बनेंगे। तो फिर बनते कब हैं? बनेंगे तब जब जठराग्नि है वो कैसी हो जाए? दुर्बल हो जाए। अगर जठराग्नि दुर्बल हो गई, इतनी वीक हो जाए कि जो भी फूड लिया है वो क्या है? डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इतनी वीक है कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? जठराग्नि आहार को नहीं पचाएगी, आगे की धातुएं भी नहीं बनेंगी, तो धातु अग्नि भी क्या रहेगी? कमजोर रहेगी। मॉडर्न क्या कहता है इस बारे में कि मंदाग्नि की अवस्था में। अब आम बनती कब है? अग्नि आपने विषमाग्नि पढ़ी है, समाग्नि पढ़ी है, तीक्ष्णाग्नि पढ़ी है, मंदाग्नि। तो स्पेसिफिक बात करें तो जो मंदाग्नि अगर है किसी पेशेंट को, तो उसके अंदर आपको आम जरूर देखने को मिलेगा। तो मंदाग्नि की अवस्था में अंतिम उत्पाद न बनके, अगर किसी रोगी की अग्नि क्या है? मांद है,
तो उसने जो भी खाना खाया, ठीक है, तो खाना उसका कटु विपाक तक नहीं पहुंचेगा, यानी कि मल भाग नहीं बनेगा। तो अंतिम जो प्रोडक्ट है, जो फूड डाइजेशन का पूरा जो एब्जॉर्प्शन, जो भी पूरी मैकेनिज्म है, वो पूरा ना होकर के एक इंटरमीडिएट बनता है। अब इंटरमीडिएट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्या बन सकते हैं? कीटोन बॉडीज हो सकती है, लैक्टिक एसिड बन सकता है, यूरिक एसिड, जो कि क्या है, कोई ना कोई रोक करने वाला है। तो ऐसा एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, और ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस ही हम क्या कहते हैं? आम। तो हम आयुर्वेद में जिस चीज़ को आम कहते हैं, उसको ये क्या कह देते हैं? इंटरमीडिएट सब्सटेंस, जिसके अंदर ये कीटोन बॉडी, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनको ये मानते हैं। तो आम के बनने से फिर कौन कौन से रोग देखने को मिलेंगे? उरु स्तंभ, जो कि आम समुद्र त्रिदोषज व्याधि है। क्वेश्चन पूछा जाता है यही पीजीटी में। उरु स्तंभ एक लिख लेना आप इसको, आम समुद्र त्रिदोषज व्याधि है, ठीक है। वात रक्त है, उसके अंदर भी आम का फॉर्मेशन होगा। हर कोई रोग है उसके अंदर आम का फॉर्मेशन होगा, मधुमेह आदि जो भी है, सबके अंदर आम की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि अग्नि मांद्य रहेगी तो आम बनेगा। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं सामान्य तौर पर साम दोष के लक्षण। आपको स्पेसिफिक नहीं पहचानना है कि शाम वात, शाम पित्त, शाम कफ। हम कंबाइंड फॉर्म में बात करते हैं कि आपको कैसे पहचानना है कि आपके जो दोष है वात पित्त कफ वो आम युक्त है। तो क्या होगा? स्रोतोरोध, स्रोतस का अवरोध देखने को मिलेगा। क्लियर है ना कि स्रोतस का अवरोध होगा तभी तो रक्त से रक्त से मांस आदि धातुएं नहीं बनेंगी, बल का नाश हो जाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा, शरीर में गुरुता रहेगी, अनिल मूढ़ता, वायु का जो है अनुलोम गमन ना होकर के कैसी हो जाएगी? वायु प्रतिलोम हो जाएगी। शरीर में अब भारीपन रहेगा, क्योंकि आम है, भारीपन रहेगा, कफ को बढ़ाएगा, तो शरीर में आलस रहेगा। अपक्ति, जो भी भोजन किया है वो ढंग से नहीं पचेगा, भोजन का ठीक से पाचन नहीं होगा। निस्तीव, बार बार क्या आएगा? उसको थूकेगा बार बार व्यक्ति, लाला श्राप बहुत ज्यादा होगा। मल का संग, मल अवरोध हो जाएगा। अरुचि होगी, और क्या हो जाएगा? शरीर में थकावट या क्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो किसके लक्षण हैं? साम के। और इनसे विपरीत जो भी लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं? निराम के। क्लियर है बात? तो आम दोष, जो भी साम दोष है उसके आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। कोटेशन याद नहीं करना है, हिंदी में याद रख लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज और बात करती हूँ कि आम जो है वो दो स्तर पर बनती है, एक तो जठराग्नि के स्तर पर और एक धातु अग्नि के स्तर पर। कि जैसे रस धातु के बाद रक्त प्रॉपर नहीं बना तो वहां पे आम बन गया। ठीक है, तो अगर धातु अग्नि के स्तर पर आम बनती है तो स्थौल्य आम वात जैसे रोग होते हैं, और जठराग्नि के स्तर पर आम का निर्माण होता है तो विसूचिका, अल्सर, जो भी अल्सक, जो भी जीआईटी के विकार हैं, अन्न व स्रोतस के विकार हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है साम दोष। अकॉर्डिंग टू हम दोष की बात करेंगे कि साम वात का लक्षण कैसा होगा, साम पित्त का, साम कफ का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार 2 मार्क्स के अंदर, चाहे वो आपसे साम पित्त पूछ ले। वैसे सबसे ज्यादा रिपीट तो साम पित्त हुआ है, और तो पूछे नहीं गए हैं जनरली, लेकिन साम पित्त का लक्षण बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में केसी के एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं साम वात की बात करती हूँ। साम वायु अगर साम युक्त है, आम युक्त है, तो कैसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे? तो कोशिश कीजिएगा कि ये कोटेशन आपको याद हो जाए। अगर नहीं भी होते हैं तो साम पित्त वाला कोटेशन तो सबको याद करना है, ठीक है ना? तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? वायु सामो विबंध अग्निशाद तंद्रा आत्र कूजनई वेदना शोक निस्तोदयी क्रमशो अंगानी पीड़िय। क्या देखने को मिलेगा अगर वायु जो है आम युक्त है? तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वायु का अनुलोम गमन न होकर के प्रतिलोम गमन हो गया, इसीलिए क्या विबंध देखने को मिलेगा। अग्निमांद्य हो जाएगी, वायु आम युक्त हो गई है वायु, इसीलिए ना तो सो पाएगा ना जग पाएगा, तो तंद्रा की कंडीशन में रहेगा। वायु का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो आंत्रकूजन रहेगा, वेदना होगी, और आम युक्त वात जहाँ जाके रुकेगी वहां पर शोक यानी कि शोथ करेगी, और वायु का गमन इधर उधर होगा तो क्या होगा? अंगों में सुई चुभोने जैसी पीड़ा होगी। तो ये जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो हैं साम वात के लक्षण।
अब बात करते हैं साम पित्त के। ठीक है, चलो पहले निराम वात के लक्षण की बात करते हैं। अब वायु जो है वो आम युक्त नहीं है, तो विबंध भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इजीली जो है डेफिकेशन कर पाएगा व्यक्ति, मल का त्याग इजीली कर पाएगा, वेदना भी उसको इतनी ज्यादा नहीं होगी। वायु नॉर्मल ही कुपित है, आम युक्त नहीं है, वेदना भी इतनी ज्यादा नहीं करेगी। और अगर वायु सामान्य ही कुपित हुई है तो आप उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य उसको दोगे, जैसे स्निग्ध गुण वाले दे दिया है ना, या गुरु गुण वाले दे दिया, तो उन द्रव्यों से उस रोगी को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। साम वायु जब निराम होती है तब अपने प्राकृत कर्म करती है, यानी कि आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हो कि निराम वायु एक तरीके की प्राकृत वायु है, और इसके अंदर हल्का सा ही वात का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। काम जैसे नॉर्मल थे वैसे ही चलते रहेंगे, हल्का बहुत थोड़ी बहुत पीड़ा वगैरह ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है साम पित्त। साम पित्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद करना है सबको। क्या देखने को मिलेगा, दुर्गंधम हरितम श्यावम पित्तम अम्लम घनम गुरु अम्लिका कंठ हृदय दाहक करम सामम विनिर्देशे। यानी कि जो अगर पित्त है वो आम युक्त हुआ, तो पित्त में तो वैसे भी दुर्गंध का गुण पाया जाता है, और अगर वो आम युक्त हुआ तो और ज्यादा दुर्गंध आएगी, तो दुर्गंध युक्त होगा। आम युक्त पित्त जो होगा वो दुर्गंध युक्त होगा। अम्ल रस, पित्त में अम्ल रस होता है, और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, वर्ण कैसा हो जाएगा उसका, हरित और श्याव हो जाएगा, और आम के मिलने की वजह से वो घन और गुरु हो जाएगा, बार बार व्यक्ति को अम्लोद्गार आएगी, और वो जो पित्त है वो जब आम युक्त हो जाएगा तो वो ऊपर की ओर, आम जो है ऊपर की ओर गमन करेगा, इसीलिए हृदय और कंठ में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होंगे। अगर यही पित्त निराम होगा तो कैसा होगा, गंधहीन, कोई भी दुर्गंध नहीं आएगी, क्योंकि गंध कौन पैदा करेगा, वहां पे आम पैदा करेगा। सामान्य जो उसका पीत वर्ण होता है वैसा ही दिखाई देगा, हरा नीला पीला ऐसा दिखाई नहीं देगा, जो उसका नेचुरल कलर है वैसा ही आपको दिखेगा। जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे उष्ण होता है पित्त, द्रव होता है पित्त, वैसी ही नॉर्मल प्रॉपर्टीज में आपको दिखाई देगा। भोजन में रुचि लाने वाला होगा, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला होगा, यानी कि जो प्राकृत पित्त के काम है वही काम होते हैं निराम पित्त के। क्लियर है। फिर बात करते हैं साम कफ की। साम कफ में क्या होगा, आविलस तंतुल श्यान कंठ देशे अवतिष्ठते सामो बलाशो दुर्गंधम शुद्ध उद्गार विधात कर। यानी कि जो आम युक्त कफ होगा वो बिल्कुल गंदला सा होगा, अस्वच्छ होगा। ठीक है, गंदला सा होगा, और कैसा होगा, पिच्छिल, बहुत पिच्छिलता उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तंतुओं से युक्त होगा, क्योंकि भारी हो जाएगा, तंतुओं से युक्त होगा, सांद्र होगा, और जब एक बार गले में आम युक्त ऊपर की ओर गमन करेगा और गले में आकर के चिपक जाएगा, क्योंकि कफ का स्थान भी क्या बताया गया है, उर प्रदेश बताया गया है, और उस स्थान में वो आम के साथ आ जाएगा तो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां जाकर के वो चिपक जाएगा, और भारीपन की वजह से अग्नि को एकदम मांद कर देगा, इसीलिए भूख का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, उद्गार वगैरह इन सब का नाश हो जाएगा। सामान्य रूप में कफ कैसा होगा, पेनयुक्त होगा, पिंडित ठोस आकार का होगा, विशद होगा, जो कफ की नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपको देखने को मिलेंगी, कि पांडुवर्ण है, मधुरस है, दुर्गंध रहित है, और मुंह को शुद्धि देने वाला होगा, दुर्गंध नहीं आएगी। तो ये जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये साम पुरुष में आपको कल भी पढ़ाया था मैंने, तो परीक्षा जब सामने राम की बताई थी तब बताया था। तो साम पुरुष जो मल जो है आम युक्त होगा तो क्या होगा, भारी होगा, जल में आप डालोगे तो डूब जाएगा, बहुत ज्यादा दुर्गंध आएगी, पिच्छिल होगा, और बिना बंधा हुआ थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूट टूट कर गिरने वाला होगा, क्योंकि वो आम युक्त है, सॉलिड नहीं है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में टूट टूट कर गिरने वाला होगा। वहीं जब निराम पुरुष की बात करते हैं तो दुर्गंध रहित होगा, यानी कि जो उसकी प्राकृत गंध होगी वही आएगी, और ज्यादा दुर्गंध नहीं आएगी, और बंधा हुआ होगा, और जब आप पानी में डाल के उसका परीक्षण करोगे तो पानी में वो तैरेगा, क्योंकि वो आम युक्त नहीं है, ग्रेविटी के अंदर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग पाएगा, इसलिए वो पानी हल्का होने की वजह से पानी में क्या होगा, तैरेगा। वही साम मूत्र, अगर मूत्र जो है वो आम युक्त है तो मूत्र रोग जैसे इक्षु में जो आप प्रमेय पढ़ते हो, पिष्ट में आदि की तरह ये प्रमेय रोग उत्पन्न करेगा,
और निराम मूत्र में मूत्र सामान्य मात्रा में आएगा और जल के समान वर्ण वाला होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिकली, ये जो पित्त कफ और ये वात वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साम पित्त वाला एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, लेकिन आया हमेशा 2 मार्क्स में है। तो पित्त वाले का कोटेशन याद करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आप जो है हिंदी में पढ़ोगे तो चलेगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं धातुओं के आम वाले लक्षण। तो ये आपने बहुत बार पढ़े भी होंगे, फर्स्ट ईयर में भी कई बार पढ़ा होगा, पैथो में भी आपने कई बार पढ़ा होगा। अभी भी एक बार देख लेते हैं। जो भी आप प्रदोषज विकार पढ़ते हो ना, पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे आप, सुश्रुत जब पढ़ोगे तो वहाँ भी आएंगे है। और आपने चरक सूत्र में भी पढ़ा होगा, वहाँ भी आते हैं ये 29 या 30 जो भी चैप्टर है उसके अंदर है। तो ये जो प्रदोषज विकार हैं उन्हीं को ही हम साम वाले लक्षणों के अंदर काउंट करते हैं धातुओं के। तो आपसे चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि मास प्रदोषज विकार बताइए या फिर साम मास का लक्षण बताइए, तो आपको एक ही बताना है, ये अलग अलग नहीं समझना है, एक ही बात है ये। क्योंकि जब भी कोई भी धातु है उसके साथ अगर आम मिल जाएगी तो वो अपने नेचुरल जो उसके प्राकृतिक जो कर्म है वो ना करके विकृति की अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, और वही क्या हो जाते हैं, प्रदोषित विकार हो जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साम रस का लक्षण। तो कई लोगों को हो सकता है कोटेशन याद भी किए हों, पहले याद किए होंगे, और अगर नहीं भी याद है तो अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इन पॉइंट से हिंदी ही पढ़नी है। अगर किसी को पहले से याद है तो वो रिवाइज ज़रूर करे और याद रखे बाकायदा, लेकिन अगर नहीं याद है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो बात करते हैं साम रस के लक्षण की। तो अगर रस धातु आम युक्त है तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा? अश्रद्धा, भोजन खाने का मन नहीं होगा, यानी कि खाने में रुचि नहीं रहेगी, ऐसे इच्छा जो होती है ना खाने की वो नहीं होगी। और अरुचि, अगर खाना सामने रखा भी हुआ है तो भी वो नहीं खा पाएगा। क्या होगा? आस्य वैरस्य, मुख का स्वाद बदल जाएगा। ठीक है। रस असंज्ञता, जो भी रस वो खा रहा है उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। मैंने मिठाई खाई है या तीखा खाया है उसका ज्ञान उसको नहीं होगा। और क्या होगा? हृल्लास होगा, जी मचलाएगा, गुरुता रहेगी, तंद्रा की कंडीशन में रहेगा। और क्या होगा? आम, क्योंकि रस धातु आपको पता है पूरे शरीर में फैलती है ज्ञान वायु के साथ मिलकर के। जब ये रस धातु प्राकृत अवस्था में फैल रही है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, जो भी इसके काम है वही करेगी। लेकिन अगर ये आम युक्त है तो क्या करेगी? पूरी बॉडी में पेन करेगी। और रस धातु का आपने पढ़ा होगा कि ज्वर के अंदर रस व स्रोतस की विकृति होती है, तो वहाँ वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर रस धातु विकृत है तो ज्वर तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है। और रस धातु खुद प्रॉपर नहीं है तो वो रक्त को नहीं बना पाएगी, इसीलिए क्या आएगा? खून की कमी होगी, रक्त नहीं बनेगा, इसीलिए शरीर में पांडुता रहेगी और स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। क्योंकि पहली धातु ही रस धातु है, अगर ये ही आमयुक्त हो गई तो आगे की धातुएं प्रॉपर नहीं बनेंगी, और आगे की धातुएं प्रॉपर नहीं बनेंगी तो शुक्र धातु प्रॉपर नहीं बनेगी। इसीलिए क्या देखने को मिलेगा कि व्यक्ति क्लैब्य होगा, यानी कि उसके संतान उत्पन्न नहीं होगी। आगे की धातुएं प्रॉपर न बनने की वजह से पूरे अंग जो रहेंगे वो उसके क्रश रहेंगे, दुबला पतला रहेगा, अग्नि का नाश हो जाएगा और समय से पहले ही उसके झुर्रियां या बाल वाल सफेद हो जाएंगे। तो वलय पलितानी यथाकाल, समय से पहले ही क्या हो जाएगा? बाल सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे या झुर्रियां आ जाएंगी। तो अगर रस धातु आम युक्त है तो ऐसे ऐसे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे केवल कोटेशन लिखा हुआ है, हिंदी नहीं लिखी हुई है, क्योंकि कोटेशन की लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप उसकी हिंदी नहीं कर पाओ। फिर भी अगर आप चाहते हो तो जो भी मैंने अभी बोला है उन पॉइंट्स को आप हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है साम रक्त के लक्षण। अगर रक्त है वो आम युक्त है तो रक्त का सर्कुलेशन पूरी स्किन के नीचे हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो सारे के सारे जो स्किन डिजीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो कुष्ठ है, विषर्क है, पीड़िका है,
रक्त पित्त है वो तो खुद रक्त की वजह से होगा, अश्रक है वो भी रक्त की वजह से होगा। ठीक है, चाहे वो गुद का हो चाहे मेड्र का हो, इनका पाक आपको देखने को मिलेगा, गुद पाक मेड्र पाक देखने को मिलेगा, क्योंकि सब किसकी वजह से हो रहा है, रक्त की वजह से हो रहा है। तो रक्त ही दूषित है तो वो स्किन में विकार जरूर करेगा, क्योंकि स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। प्लीहा रोग हो जाएंगे। गुल्म इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, अभी के लिए नहीं, एआईपीजीटी में पूछा जाता है गुल्म कौन सा प्रदोषज विकार है। तो वहां अगर आपको नहीं पता होगा तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। गुल्म एक रक्त प्रदोषज विकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। रक्त प्रदोषज विकार में आता है कौन, गुल्म। ठीक है, और बाकी तो आप सारे पहचान लोगे, चाहे वो विद्रदी है, नीलिका, कामला, व्यंग, ये तो फालतू की चीज है। द ये सारे के सारे स्किन डिसऑर्डर हैं, आप पहचान सकते हो। इम्पोर्टेंट आपको केवल गुल्म ही याद रखना है कि गुल्म जो है वो कौन से प्रदोषज में आता है, रक्त प्रदोषज विकार के अंदर आता है। फिर आता है साम मास। अगर मास जो है आम युक्त है तो मासज विकार होंगे, जैसे कि अधिमास, मांस के ऊपर और वृद्धि हो गई, मांस बढ़ जाएगा। अर्बुद, ग्रंथि, ऐसे रोग आपको देखने को मिलेंगे। गल शालुक, जो गले के विकार होते हैं, गलगंड है, गल शालुक है, गल सुंडी है, पढ़ोगे आप एक एक रोग आएगा आपके, उसमें सर्जरी में भी आएंगे ये, और ईएनटी में भी आएंगे आपके, जो गल रोग हैं, मुख रोग हैं उनके अंदर, वहाँ आप डिटेल पढ़ लोगे। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो गल सुंडी है, गल शालुक है, ये मांस प्रदोषज विकार के अंदर आता है। चाहे वो पूती मांस हो, अलजी हो, गलगंड हो, उपजीविका हो, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, मांस प्रदोषज विकार के अंदर आते हैं। फिर आता है साम मेद या मेद प्रदोषज। तो इसमें वो सभी आएंगे जो प्रमेय के पूर्व रूप हैं। प्रमेय के पूर्व रूप के अंदर जितने भी रोग आचार्य चरक ने बताए हैं वो सारे के सारे साम मेद या फिर मेद प्रदोषज विकार के अंदर आएंगे। फिर आता है साम अस्थि। साम अस्थि में क्या होगा, अस्थि के ऊपर अस्थि आ जाएगी। अगर अस्थि जो है वो आम युक्त है तो नई जो अस्थि बनेगी वो कैसी बनेगी, डिफॉर्मिटी वाली बनेगी, नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हो सकता है कि अस्थि के ऊपर अस्थि आ जाए, या दांत के ऊपर दांत का निर्माण हो जाए। और क्या होगा, अस्थियों में भेद होगा, अस्थियों में शूल होगा, शरीर में विवर्णता आ जाएगी, क्योंकि आम है, प्रॉपर फंक्शन नहीं चल रहे हैं बॉडी के अंदर। केश, लोम, नख, और ये सारे के सारे जो है ये झड़ जाएंगे जल्दी। इनके सभी के विकार जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, अस्थि प्रदोषज विकार के अंदर आते हैं। क्योंकि ये जो केश, लोम, नख, श्मश्रु, ये सब क्या है, ये अस्थि के ही तो डेरिवेटिव है। अस्थि के ही तो, चाहे तो कोई आचार्य तो इनको मल कह देता है, कोई इनको उपधातु कह देता है, अलग अलग आचार्य अलग अलग चीजें कहते हैं। तो उसकी डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सारे किसके अंदर आते हैं, अस्थि के डेरिवेटिव के अंदर आते हैं। तो ये भी कौन से प्रदोषज विकार के अंदर आएंगे, अस्थि प्रदोषज विकार में आएंगे। फिर आता है साम मज्जा। ठीक है, अगर मज्जा आम युक्त है तो क्या होगा, रुक परवणाम, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी में क्या होगा, पेन, बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, क्योंकि जो बोला गया है, जो छोटी अस्थियां होंगी, संधियां होंगी, उनमें भी किसका स्थान होगा, मज्जा का रहेगा। तो जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा, भ्रम, चक्कर आएंगे, मूर्छा होगी, दर्शनम तम स्थिता, आंखों के सामने क्या आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि मज्जा का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आई से, क्योंकि जो आई का जो चतुर्थ पटल होता है वो मज्जा आश्रित होता है, और वहां अगर मज्जा विकृत है तो वो डायरेक्ट आई के पटल को विकृत करेगा। इसीलिए क्या होगा, या तो उसको चक्कर आएंगे या आंखों के सामने अंधेरा आएगा। तो जो भी आंखों से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिले, आपको डायरेक्ट बिना सोचे समझे पहचानना है कि मज्जा की बात हो रही है। क्लियर है, कल आपको समझ में आया होगा तो ये बात आज आपको इजीली कैच हो जाएगी। और क्या होगा, अरुषाम स्थूल मूलानाम, स्थूल मूल वाली उसके पर्वों पर क्या हो जाएंगी, पीड़िकाएं हो जाएंगी, अगर उसकी मज्जा आम युक्त है तो। क्लियर है। फिर आता है शाम शुक्र। शाम शुक्र अगर होगा, यानी कि शुक्र आम युक्त है, विकृत है, तो क्या होगा, नॉर्मल नहीं है, तो वो संतान उत्पत्ति करने योग्य नहीं होगा, तो व्यक्ति को क्लैब्य होगा।
अब एक इम्पोर्टेंट बात सुनिएगा। आचार्य चरक, सुनिएगा ध्यान से, एआईपीजीटी में पूछा जाता है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, क्लैव्य जो है वो रस प्रदोषज और शुक्र प्रदोषज दोनों विकार के अंदर आता है। सुनिएगा ध्यान से, चरक के अकॉर्डिंग जो क्लैव्य है वो रस प्रदोषज और शुक्र प्रदोषज दोनों के अंदर आता है, जबकि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो क्लैव्य है वो ओनली शुक्र प्रदोषज विकार है, रस प्रदोषज विकार नहीं है। नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट, आप जब प्रिपरेशन करोगे पीजी की तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लैव्य वाला याद रखिएगा। और क्या होगा, हर्ष उत्पन्न नहीं होगा। जब भी वो व्यवाय के लिए जाएगा तो हर्ष उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि इरेक्शन है, इजैकुलेशन है, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी अगर जो शुक्र है वो आम युक्त हुआ तो। ठीक है, और क्या होगा, रोगी क्लीव होगा, अल्प आयु, अगर संतान उत्पन्न हो भी गई तो खुद भी अल्पायु वाला होगा और संतान भी कैसी होगी, अल्पायु वाली होगी। और विरूप, उसके जो भी रूप है वो प्रॉपर नहीं होगा, संतान कैसी होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली होगी, चाहे आँख कान प्रॉपर नहीं बने। यानी कि कुल मिला के जो सीमन है अगर वो विकृत है, ठीक है, स्पर्म है वो विकृत है, तो संतान के अंदर डिफॉर्मिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। ठीक है, न च अस्य जायते गर्भ, वैसे तो गर्भ रहेगा ही नहीं। जैसे क्या है, स्पर्म ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया, अगर जो है प्रेगनेंसी रह भी गई, वैसे तो होएगी भी नहीं। अगर जो है फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो वैसे तो होगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी होगी भी नहीं। लेकिन अगर हो भी गई तो क्या होगा, बहुत जल्दी उसका मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाएगा। गर्भ पतति प्रसवते, गर्भ का स्राव हो जाएगा, संतान पहले ही जन्म लेने से पहले ही क्या हो जाएगी, मृत्यु उसकी हो जाएगी, अगर क्या है शुक्र दूषित है तो। ठीक है, तो ये जो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो साम शुक्र के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको जो धातु प्रदूषक या धातुओं के साम वाले लक्षण याद करने हैं। अगर आपको कोटेशन याद है तो वापस से इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नहीं याद है तो इसकी हिंदी जरूर आपको पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट इसमें क्लैव्य वाला है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है इसकी चिकित्सा की, कि अगर आपको पता चल गया कि धातु या दोष आम युक्त है तो आपको चिकित्सा क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको आम को दूर करना है। ठीक है, तो आम के लिए आपको दीपन पाचन या लंघन चिकित्सा करनी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी दोष या कोई भी धातु आम युक्त है तो इसके लिए आप क्या चिकित्सा करोगे, लंघन कराओगे जिससे आम का पाचन हो जाए। ठीक है, उष्ण पेय दोगे जिससे आम जल्दी डाइजेस्ट होगा। अगर उसको भूख लग गई है तो एकदम हल्का खाना खाने के लिए दोगे। रुक्ष ओदन, हर चीज स्नेहन का यूज नहीं करोगे किसी भी तरीके से, हर चीज ऐसी दोगे जिससे उसके शरीर में और ज्यादा आम का फॉर्मेशन ना हो, और जो आम पहले से पड़ी भी हुई है वो भी जल्दी से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए और उसका नाश हो जाए। उसके लिए स्वेदन, पाचन, दीपन, जितनी भी चीजें आपको आती हैं आप सब लिख सकते हो। और औषध कौन कौन सी दे सकते हो, अग्नितुंडी रस। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अब आपको केसी के अंदर अब तक आपने जो है योग के नाम याद नहीं किए होते थे कि किसमें क्या देना है आपको, लेकिन अब केसी में आप कोई भी रोग पढ़ोगे ना या कोई भी चीज पढ़ोगे तो हर चीज की आपको चिकित्सा पता होना चाहिए, कि अगर आम है तो उसके लिए आप कौन सी औषध दोगे, ज्वर है तो क्या औषध दोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो 2-4 औषध के नाम तो पता होना ही चाहिए, कौन से रोग में कौन सी औषध आप दे रहे हो। क्लियर है ना, तो यहाँ पे आम के डाइजेशन के लिए हम अग्नितुंडी रस देंगे, अग्नि संदीपन रस दे सकते हैं, चित्रकादिवटी है जिसमें चित्रक जो है दीपन पाचन का काम करेगी, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवास्तक चूर्ण, दशमूला, अरिष्ट या पिप्पल आदि घृत, इन सब का आप वहाँ पर क्या करोगे, प्रयोग कर सकते हो अगर शरीर के अंदर आम बना हुआ है या दोष या धातु आम युक्त है तो। ठीक है, अब देखो ये जो चीजें है ना, इनमें मैं आपको समझा तो कुछ सकती नहीं हूँ, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा यूँ समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर किसी के कंटेंट तो आप याद करने बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे योग हैं और सबके कंटेंट अगर आप याद करने बैठ गए तो फिर यही याद करते रह जाओगे, सिलेबस रह जाएगा।
इसीलिए आपको खुद का दिमाग लगा के दो चार हर चीज़ के योग पता होना ज़रूरी है कि आप किसमें क्या दे सकते हो। बाकी जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो मैं आपको पैटर्न ज़रूर समझाऊँगी कि अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको चिकित्सा किस तरीके से लिखनी है। लेकिन वो चीज़ बाद की है, अभी आपको पढ़ना है, ठीक है ना? तो ये तो बात रही हमारी सामान्य चिकित्सा की। अब हम बात करते हैं इसके चिकित्सा सूत्र की। आम दोषों का चिकित्सा किस तरीके से आप करवाओगे? तो आम दोष चिकित्सा में मेनली आपको कौन सी चिकित्सा फॉलो करनी है? अपतर्पण चिकित्सा, क्योंकि हमें आम को शरीर से बाहर निकालना है। और आम जो है, अगर वो धातुओं में लीन है तो आप उसका शोधन तो नहीं करा सकते बिल्कुल भी, वरना दोष और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप वमन विरेचन बस्ती ऐसा तो दे नहीं सकते, इसलिए आपको या तो लंघन या अपतर्पण ही कराना पड़ेगा, या फिर जो है उसको दीपन पाचन इस तरीके की औषध देकर ही उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर आम में आपने दोषों को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश की तो दोष और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाएंगे, दंडाल्सक में चेंज हो सकता है, ठीक है? तो या दंडक रोग हो सकता है, कोई भी रोग वहाँ पे हो सकता है, उपद्रव उसके उत्पन्न हो जाएंगे, इसीलिए आप शोधन न करवा करके वहाँ पे क्या करवाओगे? अपतर्पण चिकित्सा करवाओगे। यदि इसके बाद भी रोग संभव हो, यानी कि आपने अपतर्पण करवाया उसके बाद भी रोग है, तो आपको हेतु विपरीत को छोड़ करके रोग विपरीत चिकित्सा करनी है। और ये मैं आपको कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, जब मैंने आपको दोष प्रत्यानित व्याधि प्रत्यानित चिकित्सा पढ़ाई थी तब, कि वहाँ पे आपको किस तरीके से जो है दोष को छोड़ करके व्याधि की चिकित्सा करनी है। तो यहाँ मैं डिटेल में अब नहीं जाऊँगी, ठीक है? बस आपको इतना याद रखना है कि आम में आपको अपतर्पण चिकित्सा करवानी है। फिर ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि चिकित्सा के दो उपक्रम है, ये भी टॉपिक आपका कल हो चुका है। दो उपक्रम है, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण में ये आते हैं, अपतर्पण में ये तो ऐसे ही है, इसको यहाँ से भले ही कट कर देना, ठीक है? ये यहाँ का चीज नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आप अपतर्पण करवा तो रहे हो, लेकिन अपतर्पण में कब आपको लंघन करवाना है, कब लंघन पाचन करवाना है, और कब उसका शोधन या दोषावसेचन करवाना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई भी दोष आम युक्त है तो आपको उसमें कौन से प्रकार का लंघन कराना है। तो मान के चलिए कि जो दोष है बहुत कम मात्रा में कुपित है, बहुत कम मात्रा में आम है, बहुत कम मात्रा में ही दोष कुपित है, तो वहाँ केवल लंघन से काम चल जाएगा। जैसे मान लो कि रात को जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अम्लोदगार आ रही है, तो सुबह के टाइम का खाना है वो कट कर दो, सुबह की डाइट मत लो, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? केवल लंघन से ही काम चल जाएगा वहाँ पे, आपको और कोई औषध ऊपर से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? कि बहुत कम मात्रा में दोष है तो केवल लंघन करा लीजिए। अगर दोष जो है वो मध्यम मात्रा में, यानी कि इतना है कि आपको थोड़ी बहुत औषध तो लेनी ही पड़ेगी तभी उसका पाचन हो पाएगा, तो फिर आपको वहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा कि लंघन के साथ साथ कोई भी दीपन पाचन पाचन जो औषध है उसका सेवन करना पड़ेगा। जैसे कि जिस प्रकार वायु व धूप से थोड़े जल वाले तालाब सूख जाते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों चीजों का यूज हो गया। ये तो ये वाली जो लाइन है वो केवल लंघन के लिए, लंघन पाचन के लिए नहीं है, ओनली लंघन के लिए बोला है। ये वाली लाइन पहले रह गई थी कि जैसे कि थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, अगले दिन धूप होगी सब सूख जाएगा, तो वो एक तरीके का क्या हुआ? लंघन हो गया। लेकिन लंघन पाचन में आपको क्या है? वो सूख नहीं रहा। मान लो इतनी कीचड़ है कि वो धूप से भी नहीं सूख रही है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? सूखी मिट्टी लाके डालते हो ना, या जो भी कंकड़ पत्थर है वो वहाँ पे लाके डालते हो ना, तो वो क्या हो गया? वहाँ का लंघन पाचन हो गया। क्लियर है? समझ में आया? फिर उसके बाद आता है शोधन। अगर पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि वो मिट्टी डालने से भी नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, और ज़्यादा कीचड़ बढ़ गया, तो फिर आप क्या करते हो? वहाँ से एक दूसरा जो है नाली वगैरह वहाँ पे बनाओगे, या उस पानी को निकालने के लिए पाइप वगैरह लेके आओगे, ऐसा कुछ काम करोगे ना, तो वो क्या हो गया? एक तरीके का दोषावसेचन, यानी कि दोष इतना ज़्यादा है कि वो लंघन या लंघन पाचन से ठीक नहीं होगा, उसको आपको शरीर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पाइपलाइन लेके आनी है, यानी कि वमन विरेचन या दोषावसेचन कराना ही पड़ेगा। तो ये आप दोष को देख करके डिसाइड करोगे कि आपको कौन से प्रकार का अपतर्पण या कौन से प्रकार का लंघन
कराना है। क्लियर है बात? यह सामान्य सिद्धांत है, लेकिन आम अवस्था में, अब सुनना ध्यान से, ये तो जनरल फॉर्मूला है। कब? जब दोष आम युक्त नहीं है तब। ठीक है, समझ रहे हो ना? यह सामान्य सिद्धांत है, लेकिन आम अवस्था में थोड़ा अंतर शोधन के लिए होता है। अब अगर कोई दोष आम युक्त है तो वहां ऐसे नहीं कि मुंह उठाया और शोधन करा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्या करना है? यदि निराम दोष होता है तो हम पहले क्या करवाते हैं? पहले स्नेन करवाते हैं। यानी कि कोई भी दोष है वो ऐसे ही प्रकोपित है, आम नहीं बना हुआ है, तो पहले हम स्नेन करवाएंगे, स्वेदन करवाएंगे, फिर उसका क्या करवाते हैं? शोधन करवाते हैं। लेकिन मान लो शरीर के अंदर आम है, तो पहले आपको उस आम को डाइजेस्ट कराना है। मैंने अभी आपको बोला ना कि आप आम अवस्था में डायरेक्ट शोधन नहीं दे सकते, वरना दोष और बढ़ जाएंगे। इसलिए पहले आपको आम का डाइजेशन कराना है, उसको उसके लिए आपको दीपन पाचन औषध देनी है, और जब वो आम पचकर निराम हो जाए ना, उसके बाद आप क्या करवाओगे? शोधन चिकित्सा करवाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अगर आम दोष है तो आप डायरेक्ट ही उसमें शोधन चिकित्सा नहीं करवाओगे। पहले आपको दीपन पाचन औषध देनी है, चाहे आप चित्रकादि वटी दे रहे हो, चाहे आप अग्नितुंडी वटी दे रहे हो, चाहे जो है दशमूलारिष्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन पहले आपको आम को पचाना है, और जब वो पच जाएगा तब आप उसकी शोधन चिकित्सा कराइएगा। क्लियर है? आम और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है? कभी भी आम अवस्था में स्नेहन नहीं कराना है, क्योंकि आपने अगर स्नेहन एक बार करा दिया ना, तो आप उस आम को खत्म नहीं कर पाओगे, वो आम और बढ़ता ही जाएगा। स्वेदन करा सकते हैं, क्योंकि स्वेदन जो है वो आम को पिघलाएगा, उसको नष्ट करेगा, लेकिन स्नेहन जो है वो आम जैसे ही गुण वाला होगा, क्लेद को बढ़ाएगा, और आम कभी भी शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपको आम में कभी भी स्नेहन नहीं कराना है। आचार्य जो योग रत्नाकर हैं, उन्होंने आम के लिए क्या क्या चिकित्सा बताई है? लंगन, वही जो अभी हमने पढ़ा था ना, लंगन, उष्णपेया, लघुवन, रुक्षोदन, वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं, वही सारी चीजें हैं। तो इन्होंने 10 चीजें टोटल बताई हैं, केवल इतना याद रखिएगा। एक एक आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-5 चीजें याद रख लेना कि आपको आम में क्या चिकित्सा करनी है। फिर आचार्य चरक ने बोला है कि अगर किसी के शरीर में जठराग्नि के स्तर पर आम दोष है, तो 2 तरीके के रोग हो सकते हैं। एक तो अलसक है, एक विसूचिका। जब भी आप चरक विमान पढ़ते हो तो उसमें जो त्रिविध कुक्षीय विमान, शायद दूसरा अध्याय है चरक विमान 2, उसके अंदर आचार्य चरक ने आम दोषक विकार बताए हैं, अलसक और विसूचिका। तो वहां पे उनमें चिकित्सा क्या करवानी है, इम्पोर्टेंट है। एआईपीजीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलसक में आप क्या चिकित्सा देते हो? सबसे पहले हम क्या करवाते हैं? आम के लिए लंघन करवाते हैं। फिर क्योंकि अल्सर किससे बना है? अगर शरीर में आम है तो वो आगे जाके अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा डिजीज आएगी, तब पढ़ेंगे, सिलेबस में है। तो लंघन कराएंगे, फिर उसके बाद उसका स्वेदन कराएंगे, फिर थोड़ा बहुत जो आम अभी भी रह गया है उसके डाइजेशन के लिए उष्णोदक, उसको बाहर निकालने के लिए, सॉरी, उष्णोदक गर्म पानी में लवण मिला करके क्या करवाएंगे? वमन प्रोसेस कराएंगे। तो जो भी आमाशय के अंदर पड़ा हुआ है वो तो वमन से बाहर निकल जाएगा, और अगर आम जो है वो पक्वाशय के अंदर है तो क्या देंगे? गुदवर्ती लगा करके मल को बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके का चिकित्सा सूत्र है अलसक का। एआईपीजीटी में पूछा जाता है सीक्वेंस इसका, पहले लंघन कराते हैं, फिर स्वेदन कराते हैं, फिर क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अलसक वाला। विसूचिका में क्या करते हैं हम? विसूचिका में वमन नहीं कराएंगे, विसूचिका में हम क्या कराएंगे? विरेचन कराएंगे। तो लंघन तो दोनों में होगा, यहाँ पे हमें क्या कराना है? विरेचन कराना है, और उसके पाचन के लिए पेया विलेपी, जो भी आप संसर्जन क्रम में यूज करते हो ना, तो विरेचन कराने के बाद जो भी संसर्जन क्रम होता है वही फॉलोअप विसूचिका के अंदर करना होता है, यानी कि पेया विलेपी आदि चीजें आप दे सकते हो। तो ये था आपका पूरा टॉपिक आम प्रदोषज वाला। उसमें हमने दोष की भी बात की, और जो है धातुओं वाले साम की भी बात की है, और उसकी चिकित्सा की भी बात की है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आएगा। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है ना? ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करती हूँ।